Hello everyone, welcome to Learning स्थान लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन चैप्टर के एसएससी जेई में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 31। यह कहता है कि अर्थ फॉल्ट रिले इज विच टाइप ऑफ रिले, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है डायरेक्शनल रिले, ऑप्शन बी में गिवन है नॉन डायरेक्शनल रिले, ऑप्शन सी में गिवन है शॉर्ट ऑपरेट टाइम रिले, ऑप्शन डी में गिवन है लॉन्ग ऑपरेट टाइम रिले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्शनल रिले, यानी कि अर्थ फॉल्ट रिले हमारे जनरेटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने वाले फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज डायरेक्शनल रिले, यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। यह कहता है कि बर्डन ऑफ रिले इज एक्सप्रेस्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले, ऑप्शन बी में गिवन है वॉट रेटिंग ऑफ रिले, ऑप्शन सी में गिवन है करंट रेटिंग ऑफ रिले, ऑप्शन डी में गिवन है वोल्टेज रेटिंग ऑफ रिले। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हम किसे कहते हैं बर्डन ऑफ रिले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले, यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यह कहता है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। तो हमें बताना है कि फ्यूज लॉ के अकॉर्डिंग फ्यूज करंट इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप नोट करिएगा कि अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ फ्यूजिंग करंट ऑफ अ फ्यूज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर 3/2, और यहाँ पर d है डायमीटर ऑफ वायर। सपोज दिस इज फ्यूज वायर, तो इस फ्यूज वायर का जो डायमीटर होगा वो है स्मॉल d। तो अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शन बी में गिवन है डायमीटर टू द पावर 3/2, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। यह कहता है कि द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस रिले डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है डिस्टेंस ओनली, ऑप्शन बी में गिवन है रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज, ऑप्शन सी में गिवन है करंट ओनली, ऑप्शन डी में गिवन है रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। तो हमें बताना है कि एक डिस्टेंस रिले का टाइम ऑफ ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। यह कहता है कि इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ फ्यूज, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है रीवायरेबल फ्यूज, ऑप्शन बी में गिवन है HRC फ्यूज, ऑप्शन सी में गिवन है एरियल फ्यूज, और ऑप्शन डी में गिवन है किट कैट फ्यूज। तो हमें बताना है कि इन चारों में से किस फ्यूज में इंटरलॉकिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा HRC फ्यूज। वैसे तो HRC फ्यूज इज बेस्ट अमंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूज, बट वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ HRC फ्यूज इज दैट इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस फ्यूज। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज यूज्ड टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन अ सब स्टेशन, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है आइसोलेटर, ऑप्शन बी में गिवन है लाइटनिंग स्विचेस, ऑप्शन सी में गिवन है कपलिंग कैपेसिटर, ऑप्शन डी में गिवन है सीरीज रिएक्टर। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा इक्विपमेंट है जिसे हम सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट करंट के लेवल को लिमिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीरीज रिएक्टर। दिस इज रिएक्टर, इसे हम शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए सबस्टेशन में यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। यह कहता है कि द टाइम मल्टीप्लायर ऑफ एन इनवर्स टाइम रिले इज व्हाट, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। यह क्वेश्चन DMRC जेई का पूछा हुआ है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में T और TM के बारे में कुछ भी गिवन नहीं था कि T किसको डिनोट करता है और TM किसको डिनोट करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह है कि एक इनवर्स टाइम रिले का टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होता है। ओके,
तो देखिए अब टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ एन इनवर्स टाइम रिले इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले डिवाइडेड बाय टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू PSM यानी कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग विल बी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले डिवाइडेड बाय टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम को इसने लिखा है T और टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को इसने लिखा है TM। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग विल बी इक्वल टू T डिवाइडेड बाय TM। तो अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शन डी में गिवन है TMS इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय TM, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। यह कहता है कि इन पावर सिस्टम्स फॉर 132 किलोवोल्ट एंड अबव प्रीफर्ड सर्किट ब्रेकर इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है SF6, ऑप्शन बी में गिवन है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी में गिवन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी में गिवन है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो हमें बताना है कि 132 किलोवोल्ट और उससे ज्यादा के वोल्टेज लाइंस के लिए हम कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा SF6 यानी कि ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। यह कहता है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर इन द पावर सिस्टम इज टू व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है ओनली मेक सर्किट, ऑप्शन बी में गिवन है ओनली ब्रेक सर्किट, ऑप्शन सी में गिवन है मेक और ब्रेक सर्किट, ऑप्शन डी में गिवन है कंट्रोल द सर्किट। तो हमें बताना है कि पावर सिस्टम के किसी भी सर्किट ब्रेकर का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेक और ब्रेक सर्किट यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। यह कहता है कि इन सर्किट ब्रेकर द करंट चॉपिंग टेंडेंसी इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग SF6 गैस एट रिलेटिवली व्हाट प्रेशर एंड व्हाट वेलोसिटी। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो हमें बताना है कि करंट चॉपिंग को मिनिमाइज करने के लिए SF6 गैस का प्रेशर और उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। यही लो प्रेशर की वजह से SF6 सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग की कोई नीड ही नहीं होती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इन विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर देयर इज नो नीड ऑफ करंट चॉपिंग, तो आपका आंसर होगा SF6 सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। यह कहता है कि द एक्चुएटिंग क्वांटिटी फॉर द रिलेज मे बी व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी में गिवन है फेज एंगल, ऑप्शन सी में गिवन है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी में गिवन है एनी ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी ऑफ द एबव, क्योंकि रिलेज का एक्चुएटिंग क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, फेज एंगल भी हो सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। यह कहता है कि बकल्स रिले इज लोकेटेड वेयर। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है कि लोकेटेड इन द कंजर्वेटर टैंक, ऑप्शन बी में गिवन है लोकेटेड इन द ट्रांसफार्मर टैंक इटसेल्फ, ऑप्शन सी में गिवन है कनेक्टेड इन द पाइप कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर, ऑप्शन डी में गिवन है इंस्टॉल्ड इन द सर्किट ब्रेकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बकल्स रिले इज कनेक्टेड इन द पाइप कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। यह कहता है कि आइसोलेटर्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है फॉल्ट करंट, ऑप्शन बी में गिवन है नो करंट, ऑप्शन सी में गिवन है चार्जिंग करंट और ऑप्शन डी में गिवन है लोड करंट। तो हमें बताना है कि ट्रांसमिशन लाइंस में जो आइसोलेटर्स लगे होते हैं वो इनमें से कौन से करंट को ब्रेक करने में कैपेबल होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा, वहाँ एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में चार इक्विपमेंट दिए हुए थे और हमसे पूछा गया था कि इन चारों में से किस इक्विपमेंट के लिए करंट रेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पर हमने मार्क किया था आइसोलेटर। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है और इसके दोनों एंड पर
आइसोलेटर्स लगे हुए हैं, तो इन आइसोलेटर्स का काम होता है नो लोड पर ऑपरेट करना, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट को यदि मेंटेनेंस की जरूरत है और हमें उस इक्विपमेंट को वहां से रिमूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा पावर सिस्टम है वो नो लोड पे होना चाहिए और हमारा ये सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए। तो फिर मैंने बताया था कि नो लोड पे इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो आइसोलेटर है ये नो करंट पे ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ पर नो करंट के साथ साथ चार्जिंग करंट भी ऑप्शंस में है, तो ऐसे केस में आप नो करंट को मार्क नहीं करेंगे, आप मार्क करेंगे चार्जिंग करंट को, क्योंकि जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं यदि उसके बसबार से कोई भी लोड कनेक्टेड ना हो, यानी कि नो लोड पे हो, उसके बावजूद भी इस ट्रांसमिशन लाइन में स्मॉल करंट फ्लो करता है विच इज चार्जिंग करंट। ओके, जैसा कि आप लोग पावर सिस्टम में पढ़े होंगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वाले चैप्टर में कि सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू पैरामीटर ए इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस पैरामीटर बी इंटू रिसीविंग एंड करंट। और दूसरा इक्वेशन होता है सेंडिंग एंड करंट is equal to parameter C into receiving end voltage plus parameter D into रिसीविंग एंड करंट। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि जब हमारे ट्रांसमिशन लाइन से या फिर कहें तो हमारे रिसीविंग एंड बस बार से कोई भी लोड कनेक्टेड ना हो, तो लोड ना कनेक्टेड होने के कारण हम लिखेंगे कि रिसीविंग एंड करंट IR विल बी इक्वल टू 0। तो यदि मैं इस सेकेंड इक्वेशन में रिसीविंग एंड करंट को 0 पुट करूं, तो यहाँ से हमें मिलेगा सेंडिंग एंड करंट IS विल बी इक्वल टू C टाइम्स ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब हमारे ट्रांसमिशन लाइन से कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, तो वैसे केस में भी सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि चाहे हमारे ट्रांसमिशन लाइन से कोई भी लोड कनेक्टेड ना हो, फिर भी इस लाइन में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है, दिस इज सेंडिंग एंड करंट, और यही करंट हमारा कहलाता है चार्जिंग करंट। और ये चार्जिंग करंट क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर्स होते हैं R, L, C और G। तो यहाँ पर जो लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस होती है, इसी कैपेसिटेंस को चार्ज करने के लिए यह करंट फ्लो करता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं चार्जिंग करंट। चूंकि इस करंट की वैल्यू बहुत ही लो होती है, तो कहीं कहीं हम इसे नेग्लेक्ट भी कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 0 करंट। लेकिन जब आपको ऑप्शन में चार्जिंग करंट गिवन है, तो आप 0 करंट को मार्क नहीं करेंगे, तब आप मार्क करेंगे चार्जिंग करंट, यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स हैज लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी में गिवन है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी में गिवन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और ऑप्शन डी में गिवन है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। यह कहता है कि SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है सीलिंग प्रॉब्लम ऑफ गैस, यस दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी में गिवन है ingress of moisture in the gas system which is very dangerous, yes this is also the drawback of SF6 सर्किट ब्रेकर, क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर में जब सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस को डाला जाता है, तो उससे पहले ये श्योर किया जाता है कि सर्किट ब्रेकर के गैस चैम्बर में कोई भी मॉइस्चर ना हो, क्योंकि यदि इस गैस चैम्बर में मॉइस्चर मौजूद होगा तो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होगा विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन सी में गिवन है डिट्रोडेशन ऑफ SF6 गैस विद टाइम। तो ऐसा नहीं होता है, चाहे आप SF6 सर्किट ब्रेकर को 5 साल के बाद यूज करो या फिर आप उसको 10 साल के बाद यूज करो, जो उसके अंदर SF6 गैस मौजूद हैं उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं आता है। ओके, तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं रिगार्डिंग ड्रॉबैक्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। यह कहता है कि इन अ सर्किट ब्रेकर द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है सर्किट कंडीशन, ऑप्शन बी में गिवन है पावर फैक्टर, ऑप्शन सी में गिवन है आर्मेचर रिएक्शन और ऑप्शन डी में गिवन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन तीनों फैक्टर्स के अलावा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज फॉल्ट के टाइप पर भी डिपेंड करता है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। यह कहता है कि मेन पर्पस ऑफ ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इज टू व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है प्रोवाइड इंसुलेशन, ऑप्शन बी में गिवन है प्रोवाइड कूलिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ऑप्शन सी में गिवन है क्वेंचिंग आर्क, ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ द एबव। तो हमें बताना है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो हम ऑयल यूज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है। वैसे तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज किया जाता है वो सर्किट ब्रेकर में इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स को कूल भी करता है और साथ ही सर्किट ब्रेकर में प्रोड्यूस होने वाले आर्क को भी एक्सटिंक्ट करता है। यानी कि सर्किट ब्रेकर का ऑयल ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन यदि सिर्फ मेन पर्पस की बात हो तो इस ऑयल का जो मेन पर्पस है वो होता है क्वेंचिंग ऑफ आर्क, यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। यह कहता है कि इन HRC फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है प्री आर्किंग टाइम, ऑप्शन बी में गिवन है आर्किंग टाइम, ऑप्शन सी में गिवन है टोटल ऑपरेटिंग टाइम और ऑप्शन डी में गिवन है नन ऑफ द एबव। तो हमें बताना है कि HRC फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट ग्राफ में जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है वो है प्रोस्पेक्टिव करंट और दूसरे ग्राफ में जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट सप्लाई वोल्टेज। सपोज इस पॉइंट पर फॉल्ट आया है तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा फॉल्ट अकर्स। फॉल्ट अकर होने के बाद यहाँ पर आता है कट ऑफ टाइम और उसके बाद कट ऑफ होने के बाद आफ्टर सम टाइम द करंट बिकम जीरो। तो ये जो इंस्टेंट है दिस इज करंट जीरो। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है। तो आप नोट करिएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच के जो टाइम है वो कहलाते हैं आर्किंग टाइम। दिस इज कॉल्ड एज आर्किंग टाइम। लेकिन यदि आपसे पूछा होता कि जिस टाइम पर फॉल्ट अकर हुआ और जिस टाइम पर करंट का कट ऑफ हुआ तो इन दोनों टाइम के बीच के टाइम को क्या कहते हैं, तो इसके लिए आप नोट करके लिखिएगा कि दिस टाइम इज कॉल्ड एज प्री आर्किंग टाइम। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज कॉल्ड एज आर्किंग टाइम। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। यह कहता है कि द फ्लूइड्स यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर्स शुड बी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी में गिवन है नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी, ऑप्शन सी में गिवन है आर्क एक्सटिंग्विशिंग एबिलिटी, ऑप्शन डी में गिवन है ऑल ऑफ द एबव। तो कोई भी सर्किट ब्रेकर हो उसमें जो भी हम मीडियम यूज करते हैं यानी कि जो भी फ्लूइड्स यूज किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमसे पूछा है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज उस फ्लूइड के लिए करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। यह कहता है कि लाइटनिंग इज अ ह्यूज स्पार्क कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेकिंग प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है टू डिफरेंट क्लाउड्स, ऑप्शन बी में गिवन है विद इन द सेम क्लाउड, ऑप्शन सी में गिवन है बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, ऑप्शन डी में गिवन है एनी ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि लाइटनिंग जो कि एक ह्यूज स्पार्क है वो किन दो के बीच का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी ऑफ द अबव, यानी कि यह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में भी हो सकते हैं या फिर विद इन द सेम क्लाउड भी हो सकता है या फिर क्लाउड एंड अर्थ के बीच भी हो सकता है। ओके, सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।
तो ये था स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपके जेईई एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।